Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एनडीए सांसदों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर 8 सितंबर को तय डिनर पार्टी रद्द कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी सांसदों की मीटिंग रद्द हो गई है। इसकी वजह उत्तर भारत, खासकर पंजाब में आई भयानक बाढ़ है, जहां लोग मुश्किलों में हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच अच्छा संदेश देने के लिए उठाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजमेर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता। राजे बीजेपी की नेचुरल पसंद होनी चाहिए थी। वे अनुभवी हैं, पार्टी को उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका देना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस पर हमें भी दुख है। इसके साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें राज्य की स्थिति का अंदाजा नहीं है और उनके सलाहकार कौन हैं ये वे पता कर रहे हैं। भजनलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए अनुभव की कमी साफ दिखती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं। अभी पहले की तरह तब मजा आता संघर्ष करने का। वो तो उनको मौका दे नहीं रहे उनकी पार्टी वाले। हमें इस बात का दुख भी है कि वसुंधरा जी अनुभव भी है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। मतलब नेचुरल चॉइस तो उनकी वसुंधरा जी होनी चाहिए थी, नेचुरल चॉइस। अब वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नुकसान कहीं ना कहीं जनता को हो रहा है आपको? अब वो तो आप खुद को पूछ लीजिए वसुंधरा जी को। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईडी ने उस भाजपा कार्यकर्ता को समन जारी किया है जिसने पहले राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर ने एक्स पर लिखा, मुझे राहुल गांधी सांसद से संबंधित ब्रिटिश नागरिकता मामले में ईडी का 9 सितंबर को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ है। मैं इस संबंध में सभी जानकारियों के साथ ईडी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। भारत में आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। यह 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। इसे सीधे आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं है। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर इसे और ज्यादा साफ देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण पर नेहरू प्लेनेटोरियम के सीनियर इंजीनियर ओपी गुप्ता ने कहा कि लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। आंखों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। काफी लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। इसमें किसी आंखों की कोई क्षति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। खा भी सकते हैं। जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इसमें कीड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सारी भ्रांतियां हटा दें। और ये पार्शियल इक्लिप्स ये रहेगा और 1:26 पर खत्म होगा जाकर के रात में। चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। एक न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। इसमें देश भर में SIR कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी।
ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिर में इसकी शुरुआत हो जाएगी ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। ईडी ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 1,74,00,000 रुपए के चिट फंड घोटाले का जिक्र है। इसमें ईडी ने सहारा के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। अनिल वेला परमपिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा समेत समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपियों में शामिल हैं। ईडी ने सुशांत को भगोड़ा बताया है। वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया में है। सहारा के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से करीब 300 में दर्ज आरोप पीएमएलए के दायरे में आते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान करने के मामले में 26 लोगों को हिरासत में लिया है। इनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। दरगाह में ईद-ए मिलाद के मौके पर अशोक स्तंभ वाले एक नवनिर्मित शिलापट्ट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। जुमे की नमाज के बाद शिलापट्ट के पास भीड़ जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया था। इस घटना को लेकर विवाद जारी है। सदियों से दरगाह हजरत बल जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल रहा है। दावा है कि यहाँ पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरत बल दरगाह का रिनोवेशन करके उद्घाटन किया था। उद्घाटन शिलापट्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया था, जिसकी आलोचना की जा रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा, तो हजरत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? इधर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला भी गलत बयानी कर रहे हैं। जो अशोक स्तंभ है वो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है। और जहां पर भी जो गवर्नमेंट की संस्था काम करती है वो उसमें लगाया जाता है। उस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये नफरती राजनीति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरह उसको तोड़ना, अपने ही देश में अशोक स्तंभ को कोई तोड़ेगा, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। अशोक स्तंभ वहां पर वो तो सिंबल है। कल हो के ये कोई कह दे कि भारत का तिरंगा नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं कहा जा सकता। अशोक स्तंभ नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर वहां पर ये सरकार के जरिए कोई काम होता है और उसमें उस अशोक स्तंभ का उपयोग होता है तो इस पर एतराज क्यों है? अपने ही देश में अपने ही अशोक स्तंभ पर एतराज हो, यह स्वीकार नहीं है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपनी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना सीएमओ ने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। एआईएमआईएम न्यायमूर्ति रेड्डी को अपना समर्थन देगी, जो हैदराबाद के हैं और सम्मानित न्यायविद हैं। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेलापराल जंगल में हुई। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया है। अपटन पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस मुख्यालय ने नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है। मारा गया नक्सली झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला था।
चाईबासा पुलिस के अनुसार सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस को हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और खिताबी मुकाबले में फ्रांस को 233 के मुकाबले 253 अंक के अंतर से हराया। भारत ने फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तुर्की पर भी प्रभावशाली जीत दर्ज की थी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा हमला किया है, जिसके बाद पेचेर्स्की जिले में कैबिनेट बिल्डिंग में आग लग गई। यूक्रेनी सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने कीव पर रात भर हमले किए, जिसमें एक नवजात समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। राजधानी के सरकारी मुख्यालय समेत कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि हमले की शुरुआत शहर पर ड्रोन हमलों से हुई और उसके बाद मिसाइल अटैक किए गए। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने कहा कि युद्ध के दौरान पहली बार दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी हैं। ब्रिटेन में फलस्तीन एक्शन नाम के समूह पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 425 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर सैकड़ों लोग इस प्रतिबंध का विरोध करने जुटे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां उठाई थीं, जिन पर लिखा था, मैं जनसंहार का विरोध करता हूं, मैं फलस्तीन एक्शन का समर्थन करता हूं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें ज्यादातर लोग प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने वाले थे। वहीं 25 से ज्यादा लोगों को पुलिस अधिकारियों पर हमले और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने से जुड़े अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने जुलाई में टेररिज्म एक्ट के तहत फलस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगाया था। इस कानून के तहत संगठन की सदस्यता लेना या उसका समर्थन करना अपराध है, जिसकी सजा 14 साल तक की जेल हो सकती है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। यह कदम उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में संभावित विभाजन को टालने के लिए उठाया। जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को जुलाई में हुए चुनाव में ऊपरी सदन में हार का सामना करना पड़ा था। लंबे समय से पार्टी के भीतर लीडरशिप चेंज की मांग उठ रही थी। ऊपरी सदन के चुनावी नतीजे ने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सत्ता पर पकड़ को और कमजोर कर दिया था। हालांकि उन्होंने पार्टी प्रमुख बने रहने का ऐलान किया था। इशिबा ने इसकी वजह अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ बातचीत को बताया था, जहां हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान पर टैरिफ 25% से कम करके 15% कर दिया है। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन के महिला वर्ग के सिंगल्स फाइनल मुकाबले में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराकर इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। मैच जीतने के बाद सबालेंका भावुक दिखीं। इस साल उन्हें 2 ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। पिछले साल भी सबालेंका ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। 27 साल की सबालेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.